ओके। तो मैंने इतना पढ़ा दिया, अब आते हैं हम नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी चीजें देख ली थी कि किस तरीके से वही ह्यूमंस की तरह हम थिंक करवा सकते हैं, डिसीजंस करवा सकते हैं एंड एक्शंस करवा सकते हैं। अब इसमें नेगेटिव क्या है? तो देखो, क्या होता है कि प्रोडक्शन सिस्टम की स्ट्रेंथ बहुत है एआई के लिए, लेकिन कुछ कुछ डिफिकल्टीज हमें होती हैं। ठीक है, जो है ओपेसिटी, इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ ऑटोनमस लर्निंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ओवरहेड। ये सारी प्रॉब्लम्स है। देखो, क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत सारे, जैसे कोई गेम है उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, तो कौन सा रूल लगाकर कब क्या करना है सो दैट हमें हमारी गोल स्टेट मिले, ये बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट हमें दिखता है प्रोडक्शन सिस्टम का। ठीक है। और कभी कभार इतने सारे रूल्स को चेक करना, पहले जाओ, पहले ये वाला रूल लगाओ, वो वाला रूल लगाओ, एंड देन फिर तुम्हें रिजल्ट ना मिले, फिर वापस आओ, सो इट बिकम्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट। ओके। नाउ लैक ऑफ ऑटोनमस लर्निंग। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मेरे को इनिशियल स्टेट दे दी, गोल स्टेट दे दी, इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने में मुझे ना बहुत ज्यादा ऐसा होगा कि जो सिस्टम है वो जो भी रूल्स दिए होंगे बस उन्हीं को ट्राई करता रहेगा, खुद से कोई रूल्स मॉडिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है। जो भी स्टेटमेंट दे दी वो उसी के थ्रू वर्क कर रहा है, सो दिस समटाइम्स बिकम सो लेंदी एज यू ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है। और कभी कभार ऐसा होगा कि अगर बहुत सारे रूल्स हैं कि जो घोड़ा है वो 2.5 कदम चल सकता है, घोड़ा लाइक चेस का गेम समझ लो कि लाइक कुछ भी मान लो, रूल क्या बोलते हैं उसको, कोई भी पैदल वो सीधा चलेगा पर टेढ़ा काटेगा। ठीक है। और वहां पर जाकर लास्ट में जाकर वो क्वीन बन जाएगा, तो ऐसे हमारे बहुत सारे रूल्स हैं। एंड कभी कभार क्या होगा कि अगर वो इतने कॉन्फ्लिक्टिंग से है, सो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है परफॉर्मेंस में। ठीक है। सो ये सारी दिक्कतें हमें कहाँ पर पड़ती हैं? प्रोडक्शन सिस्टम में किसी भी एआई की ओपेसिटी, इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ ऑटोनमस लर्निंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ओवरहेड, ये सारी चीजें हमें होती रहेंगी। तो इस वजह से ये कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोडक्शन के, जहां पर हम रूल्स, ये तो समझ आ गया ना कि रूल्स देते हैं सो दैट मशीन को गोल स्टेटमेंट मिले। उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे है इंटेलिजेंट एजेंट्स। देखो, इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं एआई में? अभी तो हमने पढ़ा कि ये ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बेसिस पे सब काम करते हैं, तो उसको हम प्रोडक्शन बोल रहे थे। ठीक है, ये जो भी था। फिर आते हैं इंटेलिजेंट एजेंट। तो ये एक एआई है जहां पर जो भी, मतलब इंटेलिजेंट है ये थोड़ा सा, यहाँ पर ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, ये कुछ सेंसर्स की हेल्प से देख रहा है कि ये किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर पाएगा। ठीक है। तो ये इंटेलिजेंट एजेंट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको किसी भी एनवायरनमेंट में डाल देंगे एंड देन वो उसमें जाकर अपने गोल्स को अपने आप अचीव कर लेगा। उसको कोई जरूरत नहीं है कि हम उसको स्पेसिफाइड रूल्स दे रहे हैं। ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें पहले एक ड्राइवरलेस कार का एग्जांपल दिया। तो अब देखो, अब हम देखेंगे कि ये जो एआई इंटेलिजेंट एजेंट है ये वर्क कैसे करता है। तो ये जो एआई इंटेलिजेंट एजेंट है, ये खुद ही के 4 रूल्स होते हैं जिन पे ये वर्क करेगा। सबसे पहले, जिस भी इन्वायरमेंट में हम इसको डाल देंगे कि ये तुम्हारा गोल है, तुम खुद पता करो, तो ये उसको एनालाइज करेगा। ठीक है। परसीव करेगा अपने एनवायरनमेंट को, देन एनवायरनमेंट से ऑब्जर्वेशंस लेगा एंड फिर डिसीजंस बनाएगा। और उनके डिसीजंस जो भी उस एआई ने खुद से बनाए उसकी हेल्प से वो कुछ एक्शंस करेगा एंड देन, तो जो भी उसके एक्शंस होंगे, जो भी डिसीजंस होते हैं वो रेशनल होते हैं, सच दैट जो भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो हमें मिले, पॉजिटिव आउटकम हमें मिले। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है इंटेलिजेंट एजेंट का? इंटेलिजेंट एजेंट का कि एजेंट जो होगा वो आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम होगा, आर्किटेक्चर और एजेंट प्रोग्राम। एजेंट प्रोग्राम क्या है? जो भी एजेंट जो हमारा है, वो जो जो भी फंक्शंस होते हैं उन सबको हम एजेंट प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब जो इंटेलिजेंट एजेंट है उसके अंदर जो भी फंक्शंस यूज हो रहे हैं वो सारे एजेंट प्रोग्राम होते हैं। आर्किटेक्चर कौन सा होगा? जहाँ जिस भी मशीन से एजेंट एग्जीक्यूट हो रहा है या जो भी मशीन उसमें लग रही है उसका आर्किटेक्चर होता है। तो हमारा जो पूरा एजेंट होता है, एक तो वो मशीन वाली चीज से मिलके बना है, तो आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम से मिलके बना है, तो एजेंट प्रोग्राम। अब ये तुम्हें समझ आ गया इंटेलिजेंट एजेंट है क्या? इसमें हमें रूल्स देने की जरूरत नहीं है, वो खुद से रूल्स बनाएगा।
आएगा, उसको किसी एनवायरनमेंट में डाल दो, वो उसको परसीव कर लेगा, लोगों को देखेगा कि वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, देन डिसीजंस लेगा एंड डिसीजंस के बेसिस पे कुछ एक्शंस करेगा। ठीक है? तो इसके जैसे हमने ये इंटेलिजेंट एजेंट देखा, वैसे ही हमारे पास कुछ और एजेंट होते हैं, जैसे सिंपल रिलैक्स एजेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो एजेंट्स होते हैं वो अभी के परसेप्ट के हिसाब से कुछ एक्शंस को चूज करते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो रेशनल रहते हैं। रेशनल मतलब क्या होता है कि जो एआई होंगे वो इस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं कि हमें हमारा मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। दिस वन इज नोन एज रेशनल। रेशनल। ठीक है? ये जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स होते हैं, ये भी लाइक जो भी पहले के डिसीजंस होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सोच के काम करते हैं। ठीक है? और अपने एनवायरनमेंट को कंप्लीटली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है? देखो जैसे कि क्या होगा कि जो सिंपल एजेंट रूल्स होता है, एक एनवायरनमेंट होगा जिसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे क्या चल रहा है एनवायरनमेंट में, सेंस करेंगे। अब ये देखेंगे कि वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हैं, है ना, खुद से कोई कमांड नहीं दे रहा, वर्ल्ड में क्या क्या चीजें हैं, एंड देन फिर उनको देख के समझेंगे कि हमें क्या चीजें करनी है और उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो दिस इज योर कंडीशन एक्शन रूल। मतलब ये पूरा कुछ ऐसा रूल होता है, कंडीशन एक्शन रूल, जो कि कोई भी एजेंट यूज करता है, जिसकी हेल्प से वो पता लगा पाएगा कि उसको अब क्या करना है, क्या एक्शंस परफॉर्म करना है। ठीक है? देखो, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देती हूँ रिफ्लेक्स एजेंट्स का। यहाँ पे कोई गोल स्टेट कुछ नहीं है, इसको तुम एनवायरनमेंट में ले जाओगे, ये खुद एनवायरनमेंट को एनालाइज करेगा, पता करेगा इसको करना क्या है। तुमने वो एआई देखा है जो छोटा सा होता है सर्कल वाला, वो वैक्यूम की तरह काम करता है, कचरा होता है तो उसको झाड़ू मार देता है, खुद ही चलता रहता है, कोई कमांड नहीं देता, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता। दिस वन इज सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ये क्या करेगा कि जहां पर भी इसको गंदगी दिखेगी, ये अपना, हमने इसको एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ दिया, अभी अपने आप क्या ढूंढेगा, ये एनवायरनमेंट को देखेगा, एनालाइज करेगा। अब वो पहले से उसका काम क्या था कि गंदगी देखना। ठीक है? उसका बेसिक करंट पर्सपेक्ट यही है कि वो देखेगा कि कहाँ पर गंदगी, वो डिसाइड कर रहा है कि कहाँ गंदा है, खुद का ब्रेन लगाकर जहां पर भी उसको गंदगी दिख रही है वो उधर जा रहा है एंड फिर एक्शन परफॉर्म कर रहा है और एनवायरनमेंट को क्लीन कर दे रहा है। ये हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का एक एग्जाम्पल हो गया। अब आगे बढ़ती हूँ मैं। अब ये सैंपल एजेंट वाली चीज समझ आ गई क्या होता है। खुद से काम करता है, उसको बस एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं एंड वो खुद से काम करता है। तो अभी हमने एक ये देखा था इंटेलिजेंट एजेंट। इंटेलिजेंट एजेंट का भी बेसिकली ये काम होता है कि वो रूल्स को देखेगा, एनालाइज करेगा एंड खुद से डिसीजंस ले लेगा। ठीक है? वो एंड थोड़ा बहुत ऐसे ही हमारा होता है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स। उसके बाद आते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। मॉडल्स मतलब हमने मैंने बताया था, जो डेटा सेट्स होते हैं उनको मॉडल्स बोलते हैं। देखो इसके बाद आता है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स। देखो रिफ्लेक्स एजेंट्स मैंने क्या बताया थे, जो खुद से डिसीजन लेता है। अब मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स क्या होंगे? मॉडल्स का मतलब हो गया, जैसे पहले मैंने तुम्हें बताया था डेटा सेट देना या खुद ही से ट्रेन करने के लिए मॉडल्स को डेटा देता है। तो यहाँ पर जब मॉडल खुद से कुछ डेटा बना रहा है, खुद से अपना दिमाग लगा रहा है कि चीजें हो कैसे रही है, तो ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट हो जाता है। देखो जो भी मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम जब मॉडल बेस्ड एजेंट्स बनाते हैं या फिर जब हम नॉर्मल रिफ्लेक्स एजेंट्स बनाते हैं, हम उनमें कोई भी डेटा नहीं सेट करते। वो जाते हैं एंड देन वो खुद चीजों को सेंस करते हैं कि क्या करना है। ठीक है? सो इसी तरीके से मैंने तुम्हें रिफ्लेक्स एजेंट पढ़ाया था। अब मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट क्या करता है, ये परसीव करता है करंट स्टेट को कि अभी क्या है और एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो पता लगाता है। उसके बाद वो देखता है उसके ऑब्स्टिकल्स क्या है और बाकी सारी चीजें, एंड देन मॉडल करता है एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट को देख के अपने अंदर कुछ डेटा लेता है कि ये चीजें हो रही हैं, क्या क्या हो रही हैं, एंड अब इस जो हमारी मशीन है इसको क्या क्या करना है। तो अब वो खुद को टास्क देने लगता है। टास्क देने के बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि, ये समझ आया कि सबसे पहले वो क्या करेगा, देखेगा कि करंट स्टेट क्या है एंड उसके बाद वो एनालाइज करेगा एनवायरनमेंट को, और एंड एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हुए खुद से खुद को डेटा देगा। देन उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा कि अब उस मशीन को, उस मॉडल को क्या करना है, अपने डिसीजंस को एक्शन में कन्वर्ट करेगा, चेंजेस करेगा एंड देन खुद को अपडेट कर देगा। क्या अपडेट करा कि ये इंफॉर्मेशन उसके अंदर ही भी आई, तो ऐसे करके वो खुद को अपडेट कर देगा।
अब हम अगले एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि होते हैं हमारे गोल बेस्ड एजेंट्स। तो अभी तो हमने देखा कि कुछ एजेंट्स क्या होते हैं जिनको हम एनवायरनमेंट में डाल देते हैं एंड वो खुद ही एनालाइज कर लेते हैं उनको क्या क्या करना है। एंड कुछ होते हैं जो पूरा जो हमने गोल्स उनको प्रोवाइड करे थे, जो हमें हमारा गोल चाहिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कुछ इनिशियल स्टेट होगी, कुछ गोल स्टेट होगी। सो उन गोल स्टेट के हिसाब से खुद को फ्लेक्सिबल कर लेता है। ठीक है, वो अपने एक्शंस को इस हिसाब से चूज करेंगे जो भी हमने उनको गोल दिया होगा। सो उनका मेन एम होगा कि जो हमारी गोल स्टेटमेंट है उसको अचीव करना। समझे? ठीक है। सो की पॉइंट्स क्या होता है, डिफाइंड गोल, लाइक इनका एक फिक्स्ड गोल होगा। ये जो गोल बेस्ड एजेंट्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि खुद से कुछ भी करें एनवायरनमेंट में डाल दिया, नहीं, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। तो उनका एक फिक्स्ड गोल होगा, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग होगी, एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस उनको होती है। वो इतने इन्वायरमेंट से अवेयर भी होते हैं कि खुद को कुछ एक्शंस को अडेप्ट करके चेंजेस भी कर लें खुद के अंदर। ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे एजेंट्स के बारे में आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। सो दीज आर लाइक एआई एजेंट्स जिनको अलग अलग मॉडल्स के बेसिस पे अलग अलग तरीके से ट्रेन करा जाता है। ठीक है, देखो अब ये वाला जो है डिफाइंड गोल, इसमें क्या होगा, जैसे मैं अभी तक तुम्हें स्पेस सर्चिंग करवा रही थी कि जो एआई स्पेस सर्च करता है। बट देखो अगर बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं तो वो स्पेस सर्चिंग भी समटाइम्स फेल हो जाता है, कोई कितना क्या ही करेगा। तो ऐसे में हमारे पास गोल बेस्ड कुछ एजेंट्स आ जाते हैं जिनको पता होता है कि गोल स्टेटमेंट क्या करनी है, अब स्टेप्स वो खुद से डिसाइड कर लेंगे। तो उनका पहली बात तो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि क्या आउटकम उन्हें चाहिए। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग वो खुद करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या एक्शन उनको लेने पड़ेंगे एआई को, मशीन को, सो दैट वो अपना गोल स्टेटमेंट अचीव कर पाए। एंड एनवायरमेंटली वो अवेयर होते हैं, हम अगर उनको एनवायरमेंट के अंदर डाल दें तो वो समझ जाएंगे कि उन्हें क्या क्या चीजें खुद से करनी है। ठीक है, अब मैं आगे आती हूँ। अगला हमारा क्या होता है, एजेंट। ये सारे एजेंट्स हैं, तो अगर एजेंट्स का नाम आएगा तो जितने भी मैंने तुम्हें बताया गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, इंटेलिजेंट एजेंट, ये सारे एआई एआई एजेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम्स वगैरह तुम बना के आ जाना और 5 नंबर में लिख देना, थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन कर देना, हो जाएगा। सो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं, कभी कभार क्या होता है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो स्पेस सर्चिंग होती है वो कहाँ पर फेल हो जाती है, जब जो हमारा क्या होता है कि जो जो भी हम गोल स्टेटमेंट्स देते हैं वो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, तो मैंने तुम्हें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें बताई थी कि जैसे चेस का गेम हो गया, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, एंड ये चीज कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कि क्या डिसीजन कब लेना है। तो तब हमारे पास यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स आते हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है कि इनको गोल्स को अचीव करना है एंड सक्सेस पानी है। ठीक है, The utility based agents is useful when there are multiple possible alternatives, जहां पर उनको एक बेस्ट वे चूज करनी है कि सबसे बेस्ट तरीके से किसमें गोल उन्हें मिलेगा। तो यहाँ पर यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स काम आते हैं। द यूटिलिटी फंक्शन मैप्स ईच स्टेट टू अ रियल नंबर टू चेक हाउ इफेक्टिवली ईच एक्शन अचीव द गोल्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखते हैं हर एक मैपिंग जैसी कर लेते हैं, और हम ऐसे देखते हैं कि जैसे ये वाली चीज है, ये एक इस वाले अप्रोच से जाने में हमें 15 स्टेप्स लगे, इस वाले अप्रोच से जाने में हमें 13 स्टेप्स लगे। तो अब हम देखेंगे कि हमें कौन सा बेस्ट ऑप्टिमल मिल रहा है अलग अलग एक्शंस को ट्राई करने पर। तो ये सारी चीजें करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। तो ये जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होता है, इसका मेन काम कब होता है, हमने बोला कि सर्च स्पेसिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, काफी दिक्कतें होती है। तो उसके लिए ये वाला जो एजेंट होगा एनवायरमेंट में जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से खुद के बेस्ट अल्टरनेटिव देखेगा और उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करेगा, सच दैट वी कैन अचीव अवर गोल्स एंड इन अ वेरी ऑप्टिमल वे। ठीक है, कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कुछ रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं या वो यूटिलिटी स्कोर्स वगैरह बताते हैं कि कितना यूजर उसको एंजॉय कर रहा है, क्या कर रहा है। सो ये सारा भी हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंसी होता है। अब मैं आगे जाती हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ टास्क इन्वायरमेंट। टास्क देखो, हमने इन्वायरमेंट के बारे में बताया था तुम्हें कि जैसे ज्यादातर एआई क्या होते हैं कि खुद को ना इन्वायरमेंट के अंदर डाल के अपडेट करते हैं, है ना। इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे और फिर उसके हिसाब से नॉलेज लेंगे। तो एक इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और वी कैन सिंपली से कि इन्वायरमेंट होता कितने टाइप्स का है। देखो, सबसे पहले हमारा डिस्क्रीट इन्वायरमेंट होता है। डिस्क्रीट इन्वायरमेंट का मतलब क्या होगा कि अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है, जैसे उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें हैं जो डिफाइन है कि तुम्हें यही करना है और तुम यही चीजें कर सकते हो, तो उनको हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे
मतलब डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस बोलेंगे कि अगर एनवायरनमेंट के अंदर क्लियरली चीजें डिफाइन है कि क्या क्या करना है, उसके स्टेट्स डिफाइन है, स्टेप्स डिफाइन है, ये सब डिफाइन है, तो वो डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस हो सकता है। जैसे चेस, चेस का जो गेम होता है उसके स्टेप्स डिफाइन होता है। अगर किसी एआई को मैं चेस खेलने को बोलूंगी, तो मानो मैंने उसको थोड़ा बहुत ट्रेन कर दिया एंड एनवायरनमेंट देख के या फिर सीख कर, एनवायरनमेंट में आके उसने सीखा एंड देन वो खुद से खेलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस एनवायरनमेंट का मतलब हो गया जहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट होता है, बहुत क्लियरली डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद होता है ऑब्जर्वेबल, पार्शियली ऑब्जर्वेबल। देखो कभी कभार क्या होगा, जैसे कोई मशीन है उसको मैंने एनवायरनमेंट में डाला, अब एनवायरनमेंट के अंदर थोड़े टाइम पे रह के ही वो सब कुछ एनवायरनमेंट के बारे में पता कर सकती है कि कितने स्टेट्स हैं, क्या है, ये सारी चीजें। तो उसको हम ऑब्जर्वेबल बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर नहीं पता चल रही तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल। उसके बाद जो एनवायरनमेंट होता है वो भी दो तरीके का, अगेन मतलब ये सारे अलग अलग टाइप से, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक एनवायरनमेंट क्या होगा कि वो अगर कोई एजेंट उस पर एक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट पे कुछ कुछ काम कर रहा है, एनवायरनमेंट तब भी चेंज नहीं होगा, उसको स्टैटिक बोलते हैं। और डायनामिक क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट एजेंट की वर्किंग के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर ले, तो वो डायनामिक एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद एनवायरनमेंट में हमारे सिंपल एजेंट और मल्टीपल एजेंट एनवायरनमेंट भी होता है। जो एनवायरनमेंट के अंदर अलग अलग एजेंट्स भी हो सकते हैं, अलग अलग काइंड के। हमने एजेंट्स पढ़ा, इंटेलिजेंट एजेंट, ये एजेंट, वो एजेंट। कोई इन्वायरमेंट है जो यहाँ पर एक से ज्यादा एजेंट्स उसी इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उसी प्रॉब्लम के अंदर काम कर रहे हैं सपोज, तो वो हमारा सिंपल एजेंट या फिर मल्टीपल एजेंट ऐसे हो जाते हैं। फिर एक्सेसिबल एंड इनएक्सेसिबल क्या होता है? अगर जो भी हमारे पास एजेंट है उस पर कुछ ऐसा, उसके जो अपैरेटस है उसके अंदर वो सारा जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उस पूरे को एक्सेस कर पा रहा है, तो वो एक्सेसिबल हो। मतलब अगर तुम किसी एजेंट के थ्रू किसी एनवायरनमेंट को कंप्लीट एक्सेस करवा पा रहे हो, तो वो तुम्हारा एक्सेसिबल एजेंट हो जाता है। फिर डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक क्या होगा? जहां पर देखो डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो कि जैसे सपोज तुम एक चेस का गेम खेल रहे हो और तुम्हें उसके लिए अपने मॉडल को ट्रेन करना है, तो उस मॉडल के लिए वो चेस का गेम ही एक इन्वायरमेंट हो गया। उसके अकॉर्डिंग वो खुद को अपडेट करेगा, चेंजेस करेगा, तो ऐसा तुम्हारा एक इन्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूँ, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है। तो डिटर्मिनिस्टिक वो होगा जो जिसके करंट स्टेप के बेसिस पे उसका नेक्स्ट स्टेप पता लग रहा है। जैसे मानो अगर मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि मेरे पास मैं मुझे बी की वैल्यू तभी मिलेगी जब मुझे ए की वैल्यू पता होगी, तो इसको मैं डिटर्मिनिस्टिक बोल सकती हूँ, क्योंकि बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। मेरे एनवायरमेंट में अगर मेरे को बी, मैं बोल रहा हूँ फाइंड बी, तो उसके लिए तो मेरे को ए की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो अगर हमें नेक्स्ट स्टेट निकालना है और उसको निकालने के लिए करंट स्टेट की जरूरत पड़ रही है, तो दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक। इस काइंड के एनवायरमेंट को हम डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं। अब कॉज टाइम कम है तो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी से पढ़ा देती हूँ। ओके, उसके बाद आता है सर्च एल्गोरिदम्स। देखो अब हमें क्या पता है कि हमारा जो ओके, तो अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिदम्स। देखो सर्च एल्गोरिदम्स क्या होता है, मैंने तुम्हें अभी ये बताया था कि किस तरीके से हम स्पेस सर्चिंग करते हैं। तो सर्च एल्गोरिदम यही हो गया कि तुम किस तरीके से अपनी इनिशियल स्टेट से अपनी फाइनल स्टेट पे जा सकते हो। ठीक है, यानी कि मैंने तुम्हें कुछ चीजें बता दी एंड देन तुम अपनी फाइनल स्टेट पे जा रहे हो, तो उसको हम सर्चिंग बोलते हैं। अब सर्चिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम सर्चिंग एल्गोरिदम्स बोलते हैं। कौन कौन से सर्चिंग एल्गोरिदम्स होते हैं? सबसे पहले सर्च एल्गोरिदम्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च। कौन कौन सी? अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड के अंदर तीन आती हैं: डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम डीएफएस बोलते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को बीएफएस बोलते हैं, एंड एक होता है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। उसके बाद जो इन्फॉर्म सर्च होती है उसमें ग्रीडी सर्च, ए सर्च और ग्राफ सर्च ही आती हैं। एक बार देख लो, रिकॉल कर लो। यूनिफॉर्म्ड, अनइन्फॉर्म्ड, यूनिफॉर्म्ड बोल रही हूँ मैं, सॉरी, अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड। अनइन्फॉर्म्ड के अंदर आएगा डीएफएस, बीएफएस और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। एंड इन्फॉर्म्ड के अंदर तुम्हारा ए सर्च, ग्राफ सर्च एंड ग्रीडी सर्च ही आता है। तो देखो अनइन्फॉर्म्ड सर्च में करते क्या है, नाम पता कर रहा है, इससे नाम से लाइक पता चल रहा है ना कि इसमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी। किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी? इसको बस गोल स्टेट की
नॉलेज होगी, इसको ये नॉलेज नहीं होगी कि कौन से सॉल्यूशन पे जा सकते हैं हम, कि हमारा हम अपने गोल तक जल्दी पहुंचे। लाइक द ओनली नॉलेज इन अनइन्फॉर्म्ड सर्च दे हैव इज कि उनका गोल स्टेट क्या है। ठीक है, बस तभी हम इसको ब्लाइंड सर्च बोलते हैं, कि हम तुक्के मार रहे हैं कि हम हर हर जगह पर जाएंगे। इस वाले अप्रोच से आ सकता है क्या, इस अप्रोच से आ सकता है। जैसे मैथ्स में कभी कभार क्या होता है, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाता है, तुमने फॉर्मूले बहुत पढ़े होते हैं, पर अब तुम्हें पता नहीं कि उस फॉर्मूले को यूज कहाँ पर करना है। तो तुम उस क्वेश्चन को पढ़ के देख रहे हो, ये इस फॉर्मूले से आंसर आ सकता है, इस फॉर्मूले से आ सकता है, इस फॉर्मूले से आ सकता है। तुम ब्लाइंड सर्च करो, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा गोल है आंसर लाना, और मानो तुमने वो क्वेश्चन कहीं पर देख भी लिया होता पहले और तुम्हें उसका आंसर याद था, पर अब तुम ये करोगे कि क्या तरीका यूज करें कि उस आंसर तक पहुंचे। इस तरीके को हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च बोलते हैं। So the search algorithm in this section have no additional information on the goal node other than the one provided in the problem definition. The plan to reach the goal state from the start state differ only by the order length of action. इसी को हम blind search बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो ब्लाइंड सर्च होती है या फिर अनइन्फॉर्म सर्च होती है, ये तीन होती है, डीएफएस, बीएफएस एंड योर यूनिफॉर्म कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आगे। अब देखो, अनइन्फॉर्म सर्च में सबसे पहले ना एक ग्राफ होगा। ठीक है, ग्राफ में सारी चीजें बनी होंगी, हम एक स्टार्ट नोड बना देंगे, एक गोल नोड बना देंगे एंड बाकी नोड्स बनाएंगे। फिर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से हम ग्राफ के अंदर ट्रैवर्स करके स्टार्टिंग स्टेट से गोल स्टेट में जा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लेंगे अपने नोड्स को, अपने करंट नोड्स को स्टोर करवाने के लिए, जिसको हम फ्रिंज बोलते हैं। ट्री एक होता है जहाँ पर जिसके हेल्प से हम ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, कि ये मेरी स्टार्ट स्टेट है, यहाँ से यहाँ पर जाऊंगी, यहाँ से यहाँ पर जाऊंगी, यहाँ से यहाँ पर जाऊंगी, एंड देन यहाँ इस पे जाऊंगी, मुझे गोल मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से होता है ये सारा। ठीक है, तो इसको हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, कि जो सर्चिंग होती है वो अनइन्फॉर्म्ड होते हैं, ये तुम्हें समझ आ गया था। अब अनइन्फॉर्म्ड और इन्फॉर्म्ड के बाद आगे मैं पढ़ती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि अनइन्फॉर्म्ड के अंदर हमने देखा था क्या आता है, बीएफएस डीएफएस ये सब आता है, और इन्फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज आती है। अब जो हमारी अनइन्फॉर्म्ड ब्लाइंड सर्च होती है, यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ गोल स्टेट का पता होगा और कुछ नहीं पता होगा। और इन्फॉर्म सर्च के अंदर क्या होता है, हमें डोमेन नॉलेज होती है, मतलब हमें ये पता होता है, हमारे पास प्रॉब्लम, यहाँ पर हमें प्रॉब्लम रिलेटेड हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इतना अभी पढ़ो, जब आएगा ये इन्फॉर्म सर्च सब तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होती है, बीएफएस, ये ये ना एक ऐसे मोस्ट कॉमन स्ट्रैटेजी होती है किसी भी ट्री को ट्रैवर्सिंग के लिए। मतलब ये होते हैं, जैसे मेरे पास एक ट्री दे दिया और मेरी, ऐसे ज्यूम करो ये मेरी एक इनिशियल स्टेट है, ये मेरी गोल स्टेट है। तो अगर मुझे इनिशियल से गोल स्टेट में जाना है इन अ ट्री फॉर्मेट, तो मुझे क्या क्या चीजें जानी पड़ेंगी, पहले किस नोड पे जाना पड़ेगा, इस तरीके की सर्चिंग टेक्निक्स को हम ब्रेड फर्स्ट सर्च बोलते हैं। ये वर्क करती है फीफो पे, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये क्या वर्किंग वगैरह ये भी समझा दूंगी मैं, नीचे बढ़ती हूँ। सबसे पहले ये एडवांटेजेस देख लो, क्योंकि ये आ सकता है बीएफएस डिफेंस में डिफरेंस वगैरह आ जाता है। तो बीएफएस तुम्हें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है वहां पर, तुम्हें सर्च करके उसको पता करना है। और अगर ऐसा है कि मतलब जैसे एक ट्री था, यहाँ पर मेरी स्टार्टिंग स्टेट थी, यहाँ पर मेरी गोल स्टेट थी। अब मेरे पास गोल स्टेट तक जाने के ना दो रास्ते थे, पहला तो यहाँ से जाओ, फिर इस नोड पर ट्रैवर्स करो, फिर इस नोड पर ट्रैवर्स करो, फिर जाके तुम्हें मिलेगी। और एक है कि डायरेक्ट तुम्हें स्टार्टिंग से ही गोल स्टेट मिल जाएगी। तो ऐसे में अगर कभी होता है कि बहुत ज्यादा तुम्हारे पास रूट्स हैं सर्चिंग के, तो उसमें सबसे जो लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद बीएसएफ के डिस बीएफएस की डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज्यादा मेमोरी लगती है इसमें, क्योंकि एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, जो भी ट्री स्ट्रक्चर चीजें होती है उनमें ज्यादा मेमोरीज लगती है। और बीएफएस में लाइक ऐसे वो ना हर नोड पे जाके सर्च करेगी, तो तुम बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद आता है ब्रेड फर्स्ट सर्च। तो देखो, ब्रेड फर्स्ट सर्च जो मैंने तुम्हें ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, वो कुछ इस तरीके से ट्री लेवल स्ट्रक्चर होता है। सपोज मेरी ये स्टार्टिंग नोड है और मेरी लास्ट नोड ये के है, यहाँ पर कहीं पर मेरी एक गोल नोड है जी। ये जो दिख रहा है ना जी, मानो ये मेरी एक गोल नोड है।
अज्यूम करूँ। अब मुझे इस तक पहुँचना है तो उसके लिए मेरे को अलग-अलग तरीके लगेंगे। या मैं एस से ए पे ट्रैवर्स करूँगी, ए से सी पे करूँगी, सी से ई पे करूँगी, तो ये सारी सर्चिंग टेक्निक्स होती है। या मैं एस से डायरेक्ट ए पे जाके डी पे जाके जी पे डाल जा सकती हूँ। उससे भी छोटा मैं डायरेक्ट एस से बी या जी जा सकती हूँ। तो किस तरीके से मैं ट्रैवर्स करूँगी, यही मेरी ट्रैवर्सिंग टेक्निक्स होती हैं। अब बीएफएस मतलब ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, यानी कि यहाँ पर हमारा मेन फोकस ब्रेडथ पे होता है। ओके? अब देखो, यहाँ पर हम इसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे? इसका ना बीएफएस बहुत सिंपल है। देखो, अगर मैं तुम्हें बीएफएस निकालना है तो ये देखो, ये सारा ना लेवल होता है। एक लेवल होता है। ये जो नोड्स है, ये एक लेवल में है। ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, एक लेवल है। अब अगर तुम्हें ट्रैवर्सिंग करनी है लेवल वाइज, तो उसको तुम क्या बोलते हो? ब्रेडथ फर्स्ट सर्च। एक ब्रेडथ में तुम्हें ट्रैवर्सिंग करनी है। ठीक है? जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले तुम एस पे गए ट्रैवर्सिंग के लिए, अगर बीएफएस है। एस के बाद तुम अलग लेवल पे आए तुम ए पर। अब तुम देखोगे इस लेवल में और कौन सी नोड है? बी है, तो बी पे चले गए। बी के बाद कहां पर जाओगे? सी पर। उसके बाद फिर तुम देखोगे सी के सारे लेवल्स पर कौन सी नोड है? डी, जी, एच। उसके बाद जाओगे ई एफ पर और आई पर, क्योंकि ये सारी भी सेम लेवल पर है। और उसके बाद के, तो के पर। तो तुम्हारी जो ट्रैवर्सिंग हुई वो कुछ ऐसे हुई: एस ए बी सी, एस ए बी सी, डी जी एच। क्या हुई? एस ए बी सी डी जी एच। एक बार देखते हैं क्या हुई। एस ए बी सी डी जी एच ई एफ आई के। सो इस तरह की जो हम ट्रेवर्सिंग करते हैं तो इसको हम बीएफएस बोलते हैं। ठीक है? इस तरह वाली ट्रेवर्सिंग को हम बीएफएस बोलते हैं। इसमें अगर तुम्हें प्रॉपर से देखो क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होगा कि स्टार्टिंग में हमारा जो स्टेटस होगा उसको मैं 1 करूंगी हर नोड के लिए। इनिशियली जो मेरी नोड होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। देखो, अगर मैं तुम्हें बीएफएस का एल्गोरिथम बताऊं तो क्या होगा कि सबसे पहले हमारा हम क्या करते हैं, सेट स्टेट को 1 डाल देते हैं। जैसे मानो मेरे पास अलग अलग नोड्स थे, उन नोड्स को मैं कहीं पर डाल रही हूँ। मैं स्टार्टिंग में सबको एक नंबरिंग दे रही हूँ 1, कि ये सारा जो है ये प्रोसेस होने का वेट करिए, सब पे ट्रैवर्स होने वाला है। हम ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे अभी। तो इनिशियली तो अभी ट्रैवर्सिंग हुई नहीं है, तो इनिशियली जब कुछ नहीं हो रहा 1 कर रहे हैं। उसके बाद हम डालेंगे एक एक करके कि ये ना वेट कर रहे हैं ट्रैवर्स होने का, ये ट्रैवर्स होने का वेट कर रहे हैं। तो इन सब में मैं एक नंबरिंग डाल दूंगी। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। इसका देखो, स्टार्टिंग में हमने सेट स्टेट 1 करा कि ये सारे अभी रेडी हैं, अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये वेट कर रहे हैं कि ट्रैवर्सिंग होगी। ठीक है? उसके बाद मतलब अभी ये सिर्फ रेडी स्टेट में है, तो 1। जब वेट करेंगे, वेटिंग स्टेट में आएंगे, तो स्टेट 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जितने भी ये होते हैं ना नोड्स, जैसे अब हम एक एक करके सबको ट्रैवर्स करेंगे। ये मैं पहले रूट नोड पर गई, उसको मैंने ट्रैवर्स कर दिया। तो अब मैं इसको कहाँ पर डालूंगी? अपने प्रोसेस स्टेट में, कि इसको मैंने प्रोसेस कर लिया है, तो इसका स्टेटस हो जाएगा 3। स्टेटस 1 का मतलब रेडी स्टेट पे है, स्टेटस 2 का मतलब क्या होता है? वेट कर रहा है। और जब तक हमारी पूरी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, मतलब अभी तो ये सबको हमने वेटिंग स्टेट्स में डाला हुआ है ना? अब जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती, इसका मतलब क्या है कि हमें ये सारे स्टेप्स को 4 और 5 को चलते रहना है। क्या करेंगे? पहले प्रोसेस करेंगे सबको, यानी जैसे मानो ये पहला एलिमेंट आया, इसको मैंने स्टेप 3 कर दिया, स्टेटस 3 कर दिया। स्टेटस 3 मतलब ये वाली नोड में मैं चली चुकी हूँ, प्रोसेस हो चुका है। ठीक है? और उसके बाद जो भी हमारे पास एलिमेंट्स थे, स्टेटस 1 और स्टेटस 2 में जो भी बचे हैं, फिर दोबारा हमें उनको एनक्यू करना है। और ये स्टेप को तब तक करना है जब तक मेरी नोड खाली ना हो जाए। ठीक है? मतलब जब तक मेरा क्यू कंप्लीट ना हो जाए, क्यू ही कंप्लीट ना हो जाए। ये समझ आ गया तुम्हें? क्या होता है कि जैसे मान लो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमने सारे नोड्स, अलग अलग नोड्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले इनिशियली सारी नोड्स 1 पर आएंगी। 1 मतलब क्या है कि ये रेडी स्टेट में जा रही है, ये रेडी स्टेट में जा रही है। उसके बाद 2 नंबरिंग करेंगे, जब हम जैसे मानो ये जी है, ये ए है, ये बी है। अब मैं चाहती हूँ ये ट्रैवर्स हो, तो इनको अब मैं वेटिंग स्टेट में डाल दूंगी। जी, ए, बी, ये ट्रैवर्स होंगी, तो इसलिए इनको बी स्टेट में डाल दूंगी। अब जब तक मेरी पूरी क्यू
मैं चाहती हूँ सब सब ट्रैवर्स ना हो जाए सारे नोट्स, तब तक मैं फोर्थ और फिफ्थ स्टेप को करती रहूँ। फोर्थ फिफ्थ स्टेप क्या होगा, पहले जैसे जी को मैंने प्रोसेस कर दिया तो जी की नंबरिंग 3 कर देंगे और जी को रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी मेरे पास बचे, अगेन जो भी मेरे पास रेडी स्टेट में है या वेटिंग स्टेट में है, उनको मैं ई एन क्यू कर दूंगी। जितने भी नेबर्स हैं उनको मैं एन क्यू कर दूंगी। इस तरीके से मैं पूरी रो को ट्रैवर्स कर दूंगी, लूप खत्म हो जाएगा और एग्जिट कर दूंगी। आई थिंक इतना तुम्हें बेसिक वाला आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे चलती हूँ। डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, बीएफएस में तो तुमने देखा हम सारे लेवल पे देखते हैं। डेप्थ का मतलब गहराई होती है, कोई कुआं कितना गहरा है, कुएं की डेप्थ कितनी है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है दैट सर्चेस थ्रू ट्री और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर बैक ट्रैकिंग हम कर सकते हैं जितने, और हम सारी ब्रांचेस पे जा सकते हैं। ये देखो क्या होता है, मैं तुम्हें बस एक एग्जांपल, अच्छा इसमें एग्जांपल है ही नहीं डीएफएस का। देखो डीएफएस करते कैसे हैं। डीएफएस के लिए मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। सपोज देखो, तो अब देखो, अब हम आते हैं डीएफएस की तरफ। तो डीएफएस क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। यहाँ पर हमारा एम क्या होता है कि हम एकदम डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, हमारा एम क्या होता है कि हम डेप्थ में जाके सारी एक बार में ट्रेवर्स करेंगे। डेप्थ मतलब गहराई में जाके एक बार में ट्रेवर्स करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर तुम राइट में चल रहे हो तो पहले हर नॉड जो राइट की थी उस पे जाके ट्रेवर्स करोगे, और अगर लेफ्ट में जा रहे हो तो हर नॉट जो पहले लेफ्ट की थी उस पे जाके ट्रैवर्स करोगे। ठीक है, जैसे सपोज मेरा कैसे ट्री है और यहाँ पर ये ऑप्शन था ऐसे, तो अगर मैं ट्रैवर्सिंग करूंगी, एक होगी मेरी लेफ्ट साइड, एक होगी मेरी राइट साइड। अब मानो मैं ट्रैवर्सिंग पहले इधर से स्टार्ट कर देती हूँ, तो अब मेरे को जब भी मेरे को नोट्स फॉलो करनी है तो मेरे को नोट्स ट्रैवर्स इस वे वाले वाले वे में करनी है कि सारी एक तरफ से ट्रैवर्स हो। जैसे यहाँ पर लेफ्ट से ट्रैवर्स करा, इधर से ट्रैवर्स करा, उसके बाद अब यहाँ पर इसके इस साइड तो कोई नोड नहीं है, तो इस साइड है, मैं जाके इसको ट्रैवर्स करूंगी। देन यहाँ से इसके भी लेफ्ट साइड को ट्रैवर्स करा, राइट को करा, ऐसा करके ट्रैवर्सिंग होती है। अब समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक एग्जांपल है ट्री का। सपोज मैं यहाँ जाके पहले इसको ट्रैवर्स कर लेती हूँ, ए को, ए के बाद मैं गई बी पर। अब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इस साइड ट्रैवर्सिंग स्टार्ट की थी, तो यहाँ पर भी मैं इस साइड ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करूंगी। आया सी, सी के नीचे कोई नोड है जी है, तो इस तरीके से मैंने एक ये वाली पूरी अपनी ट्रैवर्सिंग कर दी। उसके बाद यहाँ पर अब इसके इस साइड तो कुछ भी नहीं है, इस साइड में कुछ भी नहीं है, तो हम वापस आएंगे ऊपर। ऊपर जाके हमने जी को देखा, बाकी ये सारा ट्रैवर्स कर लिया था, तो अब इस तरफ आएंगे एंड डी एंड जी पर आएंगे। तो इस तरीके से मेरी ट्रैवर्सिंग होती है। तो एट द एंड क्या हो गया, एस ए बी सी जी, एस ए बी सी जी। देन वापस मैं जी पर आई, जी तो ऑलरेडी गिवन था। फिर मैं यहाँ से किस पे जाऊंगी, डी पर, जी पर, डी पर, एंड देन अगेन जाऊंगी जी पर। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ देख लो, द इक्विवेलेंट सर्च ट्री फॉर द अबव ग्राफ इज एज फॉलोज। डीएफएस ट्रैवर्स द ट्री डीपेस्ट नोड फर्स्ट। सबसे पहले जो भी डीपेस्ट नोड है उस पे जाएगा। देखो यहाँ पर बी से जी का कनेक्शन था, मतलब बी जी पर जा रहा है, इस तरीके का अगर टेबल आता है तो तुम्हें पहले ट्री बनाना पड़ेगा ट्रैवर्सिंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देख लो कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, डीएफएस की टी एन इज इक्वल टू 1 + n² एन की कुछ इस तरीके से होती है, तो उसको हम ओ की पावर एन डी करते हैं। फिर एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ एन क्रॉस डी, तो ये सब तुम लिख के आ जाना, मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है बीएफएस और डीएफएस वाली कॉम्प्लेक्सिटीज का। अब आगे वाली कॉम्प्लेक्सिटीज पे मैं मूव करते हैं हम। अब बीएफएस और डीएफएस समझ आ गया, सो अब हम मुड़ते हैं यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्चिंग की तरफ। तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्चिंग इज लाइक अ वे जहां पर हम सबसे सस्ता अप्रोच निकाल रहे हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच। यहाँ पर हम उन नोड्स को कवर करेंगे जो लोएस्ट होंगी। यहाँ पर हमें हर नोड पे कुछ वेट दिया होता है। ठीक है, द प्राइमरी गोल ऑफ द यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज टू फाइंड अ पाथ टू द गोल नीड विच हैज द लोएस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एक्सपेंड्स नोड्स अकॉर्डिंग टू देयर पाथ कॉस्ट फ्रॉम द रूट नोड। इट कैन बी यूज टू सॉल्व एनी ग्राफ। तो ये थ्योरी तो हो गई, थोड़ी तुम देख लेना खुद से, बाकी समझा देती हूँ। और ये देखो,
इस तरीके से यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च होगी। यहाँ पर तुम्हें हर नोट पे कुछ कुछ प्राइस दिया होगा। अब देखो, मैं अगर पहली नोट पे हूँ और यहाँ मुझे ए, और मैं यहाँ ये मानो मेरी गोल स्टेट है और मेरे को गोल स्टेट तक जाना है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं एस से ए लेके जा सकती हूँ और यहाँ से बी लेके जा सकती हूँ। मुझे इसमें बताओ ज्यादा मेरे लिए ज्यादा अफोर्डेबल कौन सा है? वन। तो मैं एस से ए लेकर वन पर, मतलब एस से ए लेके चली जाऊंगी, तो ये मेरा कॉस्ट वन हो गया। अब उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, सी और डी। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं एस से ए पर गई और ए से सी पर जाऊंगी तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना होगा? फोर। और अगर एस से ए पर गई और ए से डी पर जाऊंगी तो मेरा टोटल कॉस्ट होगा थ्री। तो यहाँ पर मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं एस से ए, मतलब ये पहले वाले का भी कॉस्ट इंक्लूड करना है, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। तो पहले तो मैं एस से ए पर गई थी वन लेकर, देन ए से डी पर गई, कॉस्ट देख रहे हैं सबसे कम, और अभी तक मुझे कॉस्ट लगा है थ्री। डी से मुझे गोल स्टेट पे जाना है, तो गोल स्टेट पे तो डायरेक्ट मैं थ्री लेके जाऊंगी। सो मुझे यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितना लगा मेरी स्टार्टिंग स्टेट से गोल स्टेट में तक पहुंचने में? सिक्स। ठीक है। आओ इसको नीचे करके देख लेते हैं। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद मानो इस फॉर्म में अगर तुम्हारे को मिलती है, ऐसा डायग्राम जैसा बनाया मिलता है, तो पहले ना इसको तुम अच्छे से एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेना, कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे ऐसे है, ऐसे से हम वन पे जा रहे हैं और कॉस्ट कितना लग रहा है? टू रुपीज। ठीक है। फिर यहाँ पर बना सकते हो कि वन से तो कहीं पर नहीं जा रहे, फिर ऐसे थ्री पे जा रहे हैं, कॉस्ट कितना लग रहा है? फाइव रुपीज। इस तरीके से बना लेना पूरा, एंड देन देख लेना गोल गोल स्टेट पे जाने में सबसे कम क्या लग रहा है। एस तुम्हारा स्टार्टिंग स्टेट होता है, जी तुम्हारा गोल स्टेट होता है। बीएफएस मैंने बता दिया था। अब बीएफएस में एक ग्रिडी सर्च होती है। देखो गाइस, यूनिफॉर्म का सर्च मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। उसके बाद यूनिफॉर्म्ड बोल रही हूँ मैं बार बार, सॉरी सॉरी। अनइन्फॉर्म्ड सर्च मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। अब बारी है इन्फॉर्म्ड सर्च की। तो इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर कौन कौन सी तीन सर्चेस आती है? ग्रेडी सर्च, ए स्टार ट्री सर्च एंड ए स्टार ग्राफ सर्च। ठीक है। ये सारी हमारी इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स होती है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जो भी हम सर्चिंग वगैरह करते हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम ह्यूरिस्टिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। और ये जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि मेरी जो स्टार्टिंग स्टेट है और मेरी गोल स्टेट है वो आपस में कितनी क्लोज है। ठीक है। ये पता चल जाता है। अब इस एल्गोरिथम में तीन स्टेट्स होते हैं हमारे पास, ग्रिडी स्टेट, सॉरी तीन सर्चेस होते हैं, ग्रिडी सर्च, ए स्टार सर्च एंड एक तो ए स्टार ट्री सर्च एंड ए स्टार स्टार ग्राफ सर्च। तो ये तीन टाइप की सर्च होती है। सबसे पहले आता है ग्रिडी सर्च पे। ग्रीडी मतलब पता है? लालची, है ना? तो ग्रीडी सर्च इज लाइक तुम सबसे क्लोजेस्ट देखोगे कि सबसे ज्यादा क्लोज क्या है तुम्हारे पास, मतलब तुम किस तरीके से सबसे क्लोज चीज करके अपनी गोल स्टेट अचीव कर सकते हो। तो देखो, ग्रीडी सर्च मतलब क्या होगा कि लालच होना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमें एक स्टार्टिंग स्टेट और एक गोल स्टेट दी थी। अब ह्यूरिस्टिक हमें एक वर्ड दिया होता है एच एक्स। एच एक्स मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यू, यानी कि हमें बताएगा कि हमारे स्टार्ट स्टेट से अगर मुझे गोल स्टेट तक वाली नोट तक जाना है तो हमें कितना टाइम लगेगा। एंड जितनी कम हमारी एच वैल्यू होती है हमारे लिए उतना ही एडवांटेज होता है। ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक मतलब क्या हो गया? एस्टिमेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ नोड एक्स फ्रॉम द गोल नोड, मतलब नॉट स्टार्टिंग स्टेट से। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइव दी हुई है, तो मतलब यहाँ से अगर मुझे अपने गोल स्टेट पे पहुंचना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, मतलब अ, कितनी वैल्यू है मेरी वहां तक जाने की। उसके बाद बी मेरे को बताएगा कि बी से गोल स्टेट तक जाने के लिए कितनी वैल्यू है, तो मतलब कितना डिस्टेंस है या जो भी है, इसको हम क्या बोलते हैं? कितने स्टेट्स हैं, तो इसको हम अपनी ह्यूरिस्टिक वैल्यू बोलते हैं। और जितनी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम होती है हम उतनी ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से अपनी गोल पे जा सकते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर मुझे एक नोट दे दी, अब मुझे यहाँ पर बोला कि यहाँ पर मेरे को सबसे ग्रेडी अप्रोच का यूज करो कि ग्रेडी सर्च करनी है। अब यहाँ मैं ना एक नोट बना लेती हूँ कि ए से मैं बी पर जा सकती हूँ, एस पर जा सकती हूँ, या फिर एस को मैं ज्यूम करती हूँ मेरी स्टार्ट स्टेट, तो मैंने बता दिया कि ऐसे मैं ए से डी पर जा सकती हूँ, फिर डी से मैंने बी और ई बना दी एंड ये बना दिया। अब यहाँ पर देखो सबका ह्यूरिस्टिक फंक्शन मुझे अंदर दे रखा है कि एच नाइन है, एच सेवन है, यहाँ पर एच सेवन दे रखा है, एच नाइन दे रखा है, एच फाइव दे रखा है। ये सारी चीजें मुझे दे रखी है। अब मुझे बताओ कि ये जो स्टार्टिंग स्टेट है इससे अगर मेरे को गोल स्टेट तक जाना है तो मैं यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास दो है कि या तो मैं एक
ए से लेके जाऊं, अब ए से जाऊंगी तो एच मेरे पास 9 है और ह्यूरिस्टिक वैल्यू 9 है और डी से ह्यूरिस्टिक वैल्यू 5 है। अब देखो यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से तो गोल स्टेटमेंट तक जा ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ से तो डायरेक्ट H5 लेके ही जाएंगे क्योंकि इधर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद इधर भी सेम चीज हो रही है कि ऑप्शन नहीं है, एग्जाम्पल अच्छा नहीं है बट तुम समझ जाओ ह्यूरिस्टिक वैल्यू का। तो यहाँ पर हमने किस तरीके से ट्रैवर्स करा, SDEG, इसको बस यहीं पर दिखा देना है। मानो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे यहाँ पर ह्यूरिस्टिक वैल्यूज तुम इग्नोर करो, यहाँ एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू 1 है, जैसे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर से भी मैं किसी स्टेट पे जा रही होती, जैसे सपोज एन स्टेट पे जा रही होती, और यहाँ से ये ऐसा कनेक्टेड, वैसे ग्राफ में ऐसा होता नहीं है, मतलब सॉरी ट्रीज में ऐसा नहीं होता, बट समझ लो। और यहाँ पर फिर एक नोड होती 2 3, सॉरी ये 2 होती, ये 3 होती, तो इस तरीके से करके हम सबकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज को पता करके देखते हैं कि सबसे शॉर्ट किस में लग रही है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। इतना हो गया क्लियर, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज वगैरह समझ आ गई। मतलब ह्यूरिस्टिक वैल्यूज में क्या होता है, कुछ वैल्यूज दी होती है हमें जिनकी हेल्प से हम अपने गोल स्टेट तक पहुंचना है। अब ह्यूरिस्टिक वैल्यूज में जितनी कम होगी वो इतना बेटर होगा। कॉस्ट में क्या होता है, जितना ज्यादा उतना बेटर, और ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालते वक्त हम देखेंगे जितनी कम उतनी बेटर। उसके बाद हमारी अगली ट्री सर्च आती है जो होती है ए स्टार ट्री सर्च, और एक है ए स्टार ग्राफ सर्च। तो ए स्टार ट्री सर्च क्या होता है, देखो जैसे ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमने उसमें यूज की थी, यहाँ पर भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू ही यूज होती है, पर यहाँ पर एक और टर्म आ जाता है कॉस्ट। देखो जब हम ए स्टार ट्री सर्च करते हैं तो हमें एक एफ एक्स निकालना होता है, एफ एक्स निकालना होता है, ठीक है, हर नोड का एफ एक्स निकालना होता है, एंड एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, ये होता है एफ एक्स का फॉर्मूला, क्या, जी एक्स प्लस एच एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो एच एक्स तुम्हारा ह्यूरिस्टिक फॉरवर्ड कॉस्ट होता है, जी एक्स को हम बैकवर्ड कॉस्ट बोलते हैं। अभी बस ये फॉर्मूला देखो, ये कहाँ पर यूज का होगा ये मैं तुम्हें आगे समझाऊंगी। अब यहाँ पर आ गए हम, ये देखो सपोज ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है ए स्टार सर्च की हेल्प से। किसकी हेल्प से, ए स्टार सर्च की हेल्प से। सपोज ये मेरा स्टार्ट स्टेट है एस, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ तुम्हें सिर्फ यहाँ पर एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं दी हुई, यहाँ पर तुम्हें कुछ पाथ वैल्यू भी दी हुई है। तो जब मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स, तो ये एच एक्स होता है ह्यूरिस्टिक वैल्यू, और ये जो पाथ वैल्यू होती है इसको हम जी एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखो क्या होता है, ये कैसा फॉर्मूला होता है। अब ना मैं क्या करूंगी, जैसे सबसे पहले ये मेरी स्टार्ट स्टेट है और गोल स्टेट है, तो स्टार्ट स्टेट में एच एक्स क्या दे रखा है मेरे को, 7 दे रखा है, गोल स्टेट कुछ नहीं दे रखी और यहाँ पर ये दिया है। अब देखो एस से मैं दो तरीके से ट्रैवर्स कर सकती हूँ, एक तो कर सकती हूँ एस से ए पर ट्रैवर्स, और एक मैं कर सकती हूँ एस से डी पर ट्रैवर्स। अब अगर मैं एस से ए पर ट्रैवर्स करती हूँ तो अब ना मैं इससे फंक्शन की वैल्यू निकालूंगी। फंक्शन क्या है, जी एक्स प्लस एच एक्स, तो इससे अगर मैं ए की तरफ ट्रैवर्स कर रही हूँ तो पाथ वैल्यू 3 है, प्लस यहाँ पर जो आएगा ए, ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या दिख रही है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू 9 दिख रही है, तो क्या हो गया 9 10 11 12। सेम विद एस से डी करूंगी तो पाथ वैल्यू 2 है, प्लस डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 5, तो क्या आ गया 7। अब यहाँ पर शॉर्ट क्या है, 7 है, 7 शॉर्ट है, तो मैं क्या ट्रैवर्सिंग के लिए क्या यूज करूंगी, एस से डी जाऊंगी। अब देखो जब मैं एस से डी गई तो मेरे पास दो रास्ते खुले, या तो मैं डी से बी जा सकती हूँ या फिर डी से ई जा सकती हूँ। तो देखो या तो मैं एस डी बी जा सकती हूँ या फिर मैं एस डी ई जा सकती हूँ। अब यहाँ पर बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू मैंने लिख ली 4 और ई की मैंने लिख ली 3। अब देखो ये तो ऑलरेडी मेरा डिसाइड हो गया कि मैं यहाँ से गई स्टार्ट से कहाँ पर 2 पर। अब देखो जैसे अगर मैं एस से डी गई थी और डी से अब मुझे बी जाना है, तो जब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगी कैसे निकालूंगी, एस की पाथ वैल्यू प्लस डी की पाथ वैल्यू, और ये जो बी है इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू, जो इधर आएगा इसकी हमेशा ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे। एस से डी, डी से बी जाना है, तो एस से जब डी गई तो पाथ वैल्यू क्या थी 2, प्लस डी से जब बी गई तो पाथ वैल्यू क्या होगी 1, और प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पर आ गया 4 5 6 7। तो यहाँ से जब मैं एस से डी और डी से बी जा रही हूँ तो मेरी क्या वैल्यू आ रही है 7। सेम विथ अगर मैं एस से डी और डी से ई करूँ तो यहाँ पर एस से डी जाने की पाथ वैल्यू 2 है और डी से ई जाने की पाथ वैल्यू 4 है, लास्ट में ई आ रहा है, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी देखेंगे, ई की, जो की है 3।
प्लस करें तो क्या गया, 4 5 6 7 8 9। तो 9, अब इन दोनों में से शॉर्ट क्या है, 7 है। तो अब क्या कैलकुलेट करेंगे, S D B E। अब ई से जाने के क्या क्या पाथ है, एक ही है, जी। एस से, अच्छा ई से जाने के, हाँ एक ही बात है। अच्छा ई अभी मैं हमने कंफर्म कर तो लिया था। अच्छा हाँ, S D E हमने कंफर्म करा, वही मैं सोच रही थी कि जी जी तक कैसे जाएंगे। S D E मेरा कंफर्म हो गया। अब ई से हम बी पे भी जा सकते हैं, सॉरी जी पे भी जा सकते हैं ई से, और यहाँ पर लिखा है कि हम सी पे भी जा सकते हैं, S D E एंड S D B। ओके, सॉरी, हाँ हमारा S D B बड़ा आया था ना, मैं वही सोच रही हूँ कि आगे भर क्यों नहीं करा गया। हमारा S D E आया था, B आया था 7 एंड S D E आया था 9। तो अब हम कौन सा पाथ लेंगे, S D B वाला, 7 वाला। तो जब मैं S D B लूंगी, तो अब B से मैं E पर भी जा सकती हूँ और B से मैं C पर भी जा सकती हूँ। तो एक ही लास्ट करके दिखा देती हूँ, तो मेरा कैसे बन जाएगा, S D B E, और एक बनेगा S D B C। अब तो मुझे बताओगे इसमें से हम कि कौन से वाले पाथ पर जाएंगे अगर हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं तो देखो, सबसे पहले S से D जाने के लिए 2 पाथ लगा था, D से B जाने के लिए कितना लगा था, D से B जाने के लिए 1 लगा था, और B से E जाने के लिए हमें 1 लग रहा है, प्लस E की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 3। तो ये तो हो गया 3 4 5 6 7। यहाँ पर देखो, S से D जाने के लिए लगा 2, प्लस D से B जाने के लिए लगा अगेन 1, प्लस B से C जाने के लिए लग रहा है इसको 2, और प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ C क्या है, 2। तो ये हो गया 2 4 5 6 7। तो यहाँ पर ये दोनों ही 7 हो गए। तो यहाँ पर अगर दोनों 7 होते हैं, तो तुम किसी भी एक की हेल्प से जा सकते हो, या तो तुम दोनों ट्राई करके देख लो। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो S D B E, ये जो मेरा S D B E है ये भी मुझे जी तक पहुंचा रहा है, और S D B C भी मुझे जी तक पहुंचा रहा है। तो मैं ये ट्राई कर लूंगी कि किसके पास से मैं जी तक लेस उस पर पहुंच पा रही हूँ। तो मैं यहाँ कर देती हूँ SD E, S D B C G, और दूसरा पाथ होगा मेरा S D B E G। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से मैं कौन सा पाथ लूंगी सो दैट मैं गोल स्टेट तक पहुंच पाऊं। पहले ट्राई करते हैं, S से D का डिस्टेंस था 2, D से B का डिस्टेंस क्या है 1, B से C का डिस्टेंस है 2, और 2 से इसका C से G का डिस्टेंस है 4। अब मेरे को यहाँ पर ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी ऐड करनी है। स्टार वाले में करते हैं, ग्रीडी वाले में हम सिर्फ ह्यूरिस्टिक वैल्यू देख के सॉल्व करते थे, यहाँ पर हम ये पाथ वैल्यू ये भी ऐड करते हैं। तो जी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 ही है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया। ठीक है, SD B करने पर। अब मैं ये चेक करती हूँ, S से D का डिस्टेंस था 2, प्लस D से B का है 1, प्लस B से E का डिस्टेंस भी 1 है, और E से G का डिस्टेंस मेरे पे 3 दे रखा है। एंड G क्या है, गोल स्टेट जो लास्ट में होता है उसके हमेशा ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी ऐड करते हैं। अब क्या हो गया, 2 4 5 6 7। ओके सॉरी गाइस, 7। अब इसमें मेरे को बताओ शॉर्ट कौन सा है, 7 वाला पार्ट शॉर्ट है। तो इस वजह से हमने जो ट्रैवर्सिंग करी वो इस तरीके से की। ठीक है, तो ये होता है हमारा A* सर्चिंग एल्गोरिदम। तो बात है A* ग्राफ सर्च। तो हमने देखो A* ट्री सर्च पहले करा था। अब A*ट्री सर्च जो होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है, पर उसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें ना बार बार हर ब्रांच को री एक्सप्लोर करना पड़ता है। ठीक है, हर ब्रांच को री एक्सप्लोर करना पड़ता है, जिस वजह से ये बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम सेम नोड को एक बार से ज्यादा एक्सपेंड नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल से तुम समझ ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। ये देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्राफ सर्च की हेल्प से पहुंचना है तुम्हें S से G तक। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम S पे गए, इसका इनिशियली खुद का ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 होगा, और मतलब पाथ वैल्यू 0 होगा, सॉरी एस ये है ना, हाँ। तो उसका इनिशियली खुद का पाथ वैल्यू 0 था, 0 +7
ये हमने डाल दिया। अब एस से हम किस पे जा रहे हैं, ए पर, और एस से हम किस पे जा सकते हैं, डी पर। हाँ, ऐसे देखो क्या हुआ कि यहाँ पर ना हमने देखा कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू ना इसकी कम है, मतलब दोनों का सम निकाला जिसका कम था, तो हमने ना उसी को फर्दर एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। हमने फिर पहले ए से, मतलब ऐसे नहीं करा कि एस ए बी की कॉस्ट भी निकाल रहे हैं, एंड देन सपोज ए से कोई और रूट जा रही है तो उसकी भी निकाल रहे हैं, नहीं। जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमें स्टार्टिंग में कम दिख रही है, हम उसको फर्दर एक्सपेंड ही नहीं कर रहे। उससे क्या हो रहा है, हम एक्सपेंडिंग से बच जा रहे हैं। बस इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। सबकी ह्यूरिस्टिक निकालिए, जो जो कम आ रही है, जिनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम आ रही है, हम उन्हीं को फर्दर एक्सपेंड करते जा रहे हैं। एंड जिनकी ज्यादा आ रही है, जैसे इसमें 7 और 9 थी, तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर गोल स्टेट थी, पर हमने 7 वाली को एक्सपेंड करा। अब दोनों की 7 थी, तो यहाँ पर 7 वाली को एक्सपेंड करा, एंड तब जाकर हम गोल स्टेट पे पहुंचे। ये समझ आ गया, एकदम सिंपल है। एल्गोरिथम वही है, हम कैसे निकालते हैं एफ एक्स को जी एक्स प्लस एच एक्स। आगे बढ़ते हैं। देखो अब छोटा सा डिफरेंस ही है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, अब बचा नहीं है। बीएफएस और डीएफएस में डिफरेंस देखो आ सकता है, क्योंकि हमेशा से आता है। बीएफएस होता है ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, एंड डीएफएस इज डेप्थ फर्स्ट सर्च। बीएफएस में क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, ठीक है, और डीएफएस में स्टैक यूज होता है, क्योंकि बीएफएस किस पे वर्क करता है, ऐसे होता है ना कि पहले एक नोट्स को कवर करेगा, फिर अगले लेवल वाली नोट्स को कवर करेगा, इस तरीके से होता है। बीएफएस एक ट्राइवर्सल अप्रोच है, जहां पर हम पहले एक नोट पूरे सारे सेम लेवल के नोट्स को कवर करके अगले लेवल में जाते हैं, और ये ट्री के लेवल्स के अकॉर्डिंग चलता है, और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट पे चलता है कि बीएफएस में सबसे पहले फर्स्ट आया, उसको निकाला, देन बाकियों को ट्रेवर्स करा, देन वो सब निकले, फिर अगले लेवल को ट्रेवर्स करा, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है, जबकि डीएफएस लीफो पे वर्क करता है। ठीक है, ये सारी चीजें तुम लिख सकते हो कि डीएफएस में कौन सा यूज होता है, स्टैक यूज होता है, बीएफएस में क्यू यूज होता है। उसके बाद इसका ट्राइवर्सल का अलग तरीका होता है। ये ट्री सब ट्री को सब ट्री बनाता है। जैसे ये एक पूरा ट्री हुआ, तो इसका पहले इस पोर्शन को स्कैन करेगा, फिर इसको वाले को ट्राइवर्स करेगा, तो डीएफएस इज लाइक ट्रीज को सब ट्रीज बनाना, ये सारी चीजें। उसके बाद बीएफएस इज यूज इन वेरियस एप्लीकेशन, जैसे कि शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह निकालने में हम बीएफएस को यूज करते हैं, और डीएफएस हमारा अलग अलग तरीकों से साइकिल डिटेक्शन वगैरह में हम डीएफएस को यूज कर लेते हैं। तो बीएफएस को शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह में, साइकिल डिटेक्शन वगैरह में हम डीएफएस को यूज कर लेते हैं। सो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च की। तो ग्रेडी बेस्ट फर्स्ट सर्च से क्या होता है, वो वही था जिसमें हम ह्यूरिस्टिक वैल्यूज निकाल के फटाफट फटाफट कर लेते हैं। इसका तुम स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड कर लेना, ठीक है। ये सिंपल और इजी होता है इम्प्लीमेंटेशन में, फास्ट एंड एफिशिएंट होता है, ठीक है। वो तो तुमने देख लिया था, हम डायरेक्ट सर्चेस दिखा के निकालते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, एफिशिएंट होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड आई एम शोइंग यू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड दैट वंस। तो मैं रीड करने पे समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं करन आने बैठूंगी तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये होता है ए स्टार सर्च एल्गोरिदम एआई में। तो बेसिकली इन एल्गोरिदम्स का काम क्या है कि ये हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, कंप्लीट हो, इफेक्टिव हो, वर्सेटाइल हो। अब तुम अब तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एंड यूनिट 2 आई डोंट थिंक सो इसकी अपलोड हो पाएगी, बिकॉज सडन चेंजेस इन द अपलोडिंग कि पता नहीं क्या हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो पा रहा, वीडियोस बहुत टाइम लग जा रहा है, ठीक है। सो आई थिंक वो लेट ही हो पाएगी। अब अगर तुमने इतना देखा एंड तुम एंड तक रहे तो थैंक यू सो मच, एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।